दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। यह समय प्राइम टाइम का है। प्राइम टाइम में जिन खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे उनमें मुख्य है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए कांग्रेस ने 229 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इसके साथ साथ आपसे बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति की कि जहां पर शिवराज के मुकाबले कांग्रेस ने हनुमान को उतारा है। आपसे चर्चा राजस्थान की भी करेंगे कि जहां रानी के समर्थक जो प्रत्याशी हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। आपसे सबसे पहले चर्चा करेंगे हरियाणा के महम के विधायक बलराज कुंडू की कि जो जींद में अपनी जन सेवा संकल्प रैली करने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं और साथ साथ उन्होंने कहा है कि मुझे कैबिनेट मंत्री बनने का ऑफ़र था, वो ऑफ़र नहीं लिया तो मेरे खिलाफ छापे लगे। इन सब खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ आपसे चर्चा करेंगे इजराइल और हमास के युद्ध पर भी, लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे कमलनाथ। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए 144 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। एक बार फिर दिल्ली एनसीआर के पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम के अंदर भूकंप के झटके देखे गए। धरती हिली। आए दिन हरियाणा के अंदर लग रहे हैं भूकंप के झटके। लखनऊ में सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर ना मिलने से 4 दिन की नवजात बच्ची की मौत का मामला सामने आया। इजराइल एयरफोर्स के हमले में हमास का एक और कमांडर ढेर मारा गया, बिलाल अल केदरा। कर्नाटक के तिरुवन्नमलाई में कार और ट्रक की टक्कर, 7 लोगों की मौत। शिव के सामने हनुमान, कमल के सामने कौन आएगा। मध्य प्रदेश की राजनीति पर रोज़ नई चर्चाएं जारी। अफगानिस्तान के हेरात शहर में भूकंप के तेज झटके, 6.3 मापी गई तीव्रता। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में मारे गए 2329 फिलिस्तीनी लोग। लेबनान की ओर से दागे गए मोर्टार से 3 इजरायली घायल, 1 की हालत गंभीर। सीरिया में हथियार भिजवाने की कोशिश कर रहा ईरान, इजरायली अधिकारियों ने दी जानकारी। गगनयान को लेकर इसरो ने दी खुशखबरी। मेन मिशन पर चीफ सोमनाथ ने दिया बड़ा बयान। अफगानिस्तान के हेरात शहर में भूकंप के तेज झटके, 6.3 मापी गई तीव्रता। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। चलिए आपसे अब चर्चा करते हैं उन खबरों का जो प्राइम टाइम का हिस्सा है। तो प्राइम टाइम में खबरों पर चलें। सबसे पहले बात अपने हरियाणा की। हरियाणा के अंदर जो सियासत है वो बहुत ज़ोरों पर है। तमाम पार्टियां, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग पन्ना प्रमुख सम्मेलनों के साथ अपने कार्यकर्ताओं को साथ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के जो नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भानजी, उन्होंने एक नई तैयारी शुरू कर दी है। अभय सिंह चौटाला अपनी रथ यात्रा निकाल रहे हैं और इस सब के बीच में पीछे कहाँ रहने वाले हैं महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू, जिन्होंने पिछले दिनों ही अपनी एक पार्टी बनाई थी, अपनी एक पार्टी शुरू की थी और उस पार्टी की रैली के लिए आजकल लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं बलराज कुंडू। बलराज कुंडू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, हिसार के पिलोडी रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता कर रहे थे और हिसार के लोगों को वो आमंत्रित करने गए थे जींद में अपनी रैली के लिए। जींद के अंदर जो रैली कर रहे हैं बलराज कुंडू, हरियाणा जन सेवक पार्टी जो खोली थी उन्होंने, उस पार्टी के तहत उनकी पहली रैली होनी है और उस रैली का न्योता देने के लिए लोगों के बीच पहुंचे थे। वहां पर बातों ही बातों के बीच में बलराज कुंडू ने ये कहा कि मुझे बीजेपी जेजेपी सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री बनने का ऑफ़र दिया गया था। वो ये कह रहे हैं कि मुझे कैबिनेट मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन मुझे कैबिनेट मंत्री बनना नहीं था और मैं इसलिए उनके सामने आ गया और मेरे पर छापेमारी भी हुई। यानी कि वो ये कहते हैं, बलराज कुंडू ये कह रहे हैं कि जो बलराज कुंडू पर जो छापेमारी हुई थी, बलराज कुंडू के गुरुग्राम और दूसरे इलाकों में जो उनके कार्यालयों पर छापे लगे थे इनकम टैक्स के, उनके खिलाफ जो FIR हुई थी, बलराज कुंडू कहते हैं क्योंकि मैं उनकी B टीम बनने के लिए तैयार नहीं था, उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मेरे खिलाफ छापे लगे। बलराज कुंडू ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने नई पार्टी खोली है अपनी, वो सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं बल्कि जन सेवा के लिए अपनी पार्टी खोली है और इसलिए उसका नाम रखा है हरियाणा जन सेवा पार्टी। इसके साथ साथ बलराज कुंडू ने विपक्ष के नेताओं को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि किसी के पास कुछ नहीं है, इसलिए प्रदेश की जनता हमें विकल्प के रूप में चुनेगी और हम जनता के बीच में अपना जनता के बीच में जो हमारा एजेंडा है उसको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। बलराज कुंडू ये भी कहते हैं कि हरियाणा की राजनीति के अंदर उनकी पार्टी का एक अलग अस्तित्व रहेगा, अलग वजूद रहेगा। वैसे आपको बताएं कि बलराज कुंडू पहले कभी भाजपा में ही हुआ करते थे,
महम से उनको टिकट नहीं मिला था, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए विधायक का चुनाव जीत गए थे। चुनाव जीतने के बाद में पहले उन्होंने अपना समर्थन सरकार को दिया था। बताते ये है कि मनीष ग्रोवर साहब से उनकी थोड़ी सी बनती नहीं थी, उनसे मनीष ग्रोवर की छनती नहीं थी, इसलिए जो वाद विवाद की स्थिति शुरू हुई। बाद में उन्होंने समर्थन वापस ले लिया सरकार से और इस सब के बाद में उनके खिलाफ छापेमारी भी हुई, उन पर इनकम टैक्स की कार्रवाई भी हुई और ये लगा कि वो ठेकेदारी के उनके मामले थे जिसमें कि उनके खिलाफ वो सारी कार्रवाई हुई थी। लेकिन बलराज कुंडू ने उस सब को इस बात से जोड़ा है कि वो सरकार की बात नहीं मानते थे। खैर, जब नेता कुछ नया करते हैं और जब कुछ कहने के लिए नहीं बचता तो यही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ही होती है। अब देखना यह कि बलराज कुंडू साहब की पार्टी हरियाणा के अंदर क्या करती है, हरियाणा के अंदर कौन सा बड़ा करिश्मा करती है, हरियाणा की राजनीति में क्या बलराज कुंडू क्या नया बदलाव ला सकते हैं, ये सब समय की बातें हैं और इसका जवाब समय ही देगा। इस समय पूरे देश के अंदर जहां हरियाणा में चुनाव होना है 2024 में, लेकिन जो फिलहाल चर्चाएं हैं वो 2023 के चुनाव की हैं। 2023 के अंदर यानी कि अब नवंबर के महीने में 7, 11, 17, 23 और 30 तारीख को जो चुनाव होने हैं, उस चुनाव के लिए पूरी तैयारियां चल रही हैं। 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिज़ोरम के अंदर चुनाव लड़ने के लिए तमाम सियासी दल, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, टीआरएस है, सभी पार्टियों ने जो है अपने पैर पैतरे शुरू कर दिए हैं। और पैर पैतरों में एक हुआ करता है कि विधानसभा के लिए प्रत्याशी घोषित करना। कांग्रेस ने भी अब अपनी जो 229 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए। मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस ने 144 सदस्यों की लिस्ट जारी की जिसमें 144 प्रत्याशी घोषित किए गए। छत्तीसगढ़ के लिए 30 प्रत्याशियों की घोषणा की और तेलंगाना के अंदर 55 प्रत्याशियों की घोषणा की कांग्रेस ने। मान लिया जाए कि पहले भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे, भाजपा का जो आलाकमान था, वो श्राद्ध के दिनों में सूची जारी नहीं करता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सूचियां थी, चाहे राजस्थान की चाहे मध्य प्रदेश की, वो श्राद्ध के दिनों में भी आई। लेकिन कांग्रेस ने जो उनकी हिंदुत्ववादी जो सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलने की बात शुरू हुई है, मान लिया जाए कि एक उसके पीछे भी एक कारण हो सकता है। और या फिर शुभ घड़ी में, शुभ लगन के अंदर पहले नवरात्र के दिन कांग्रेस ने अपनी जो 229 प्रत्याशियों की सूची जारी की। उस प्रत्याशियों की सूची के अंदर मुख्य ये है कि जो कमलनाथ हैं, कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको वापस छिंदवाड़ा से चुनाव लड़वाया जा रहा है, छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं हालांकि कमलनाथ के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा ये तय नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में शिवराज चौहान के मुकाबले प्रत्याशी कौन होगा ये घोषणा कर दिया। और इसके साथ साथ घोषणा की है जो रामायण सीरियल के अंदर हनुमान की भूमिका निभाने वाले कलाकार थे, उनको टिकट दिया है कांग्रेस ने। यानी कि शिवराज के मुकाबले शिव का दूसरा रूप माना जाता है हनुमान को, तो हनुमान को प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज चौहान के सामने। तो ये राजनीति है और मध्य प्रदेश की राजनीति पूरे उफान पर है। मध्य प्रदेश के अंदर वैसे भी कांग्रेस को कुछ अच्छा होने की उम्मीद है, तो मान लिया जाए कि उस अच्छा होने के चलते पहले नवरात्र यानी कि शारदीय नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस ने अपनी 229 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। अब बात राजस्थान की भी करेंगे। राजस्थान के अंदर जो इस समय चुनाव का माहौल है वो पूरे उफान पर है। भारतीय जनता पार्टी 41 जो अपने उनके प्रत्याशियों की सूची जारी करने के बाद दूसरी प्रत्याशियों की सूची जारी करने में काफ़ी संकोच कर रही है। ये तय नहीं कर पा रहे कि दूसरी प्रत्याशियों की जो सूची जारी करनी है उसके अंदर कौन सा एरिया लिया जाए, किन के टिकट काटे जाएँ, किन को टिकट दिए जाएँ। जो 41 सदस्यीय पहली सूची जारी की थी, उसके बाद भाजपा में जो विध्वंस शुरू हुआ था, वो मान लें कि उस विध्वंस को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। हालांकि सबसे बड़ा रिस्क जो राजस्थान का है वो रानी वसुंधरा राजे हैं। जब तक रानी नहीं मानती तो राजस्थान की जो राजनीतिक गणित बता रहा है वो ये कह रहा है कि रानी के बिना राजस्थान को साधना बीजेपी के लिए मुश्किल है। ऐसे में रानी के जो सिपाही हैं, कहा यह जा रहा है कि जो 41 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई थी जिसमें उनका नंबर नहीं आया, उन्होंने वहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। अब राजस्थान के अंदर रानी अगर मानती नहीं है तो वहाँ के हालात कैसे रहेंगे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट कितना साथ साथ चलेंगे, ये राजस्थान की राजनीति पर निर्भर करेगा। हालांकि आज के समय में तो जो कांग्रेस के दोनों बड़े नेता हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, उनके बीच में जो सामंजस्य स्थापित किया हुआ है कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, वो कुछ ऐसा लग रहा है कि दोनों
एक गाड़ी के पहियों की तरह साथ साथ चलते हुए दिख रहे हैं। भविष्य क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस ने भी अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए राजस्थान में अपने तमाम तेवर शुरू कर दिए हैं दिखाने। अब जब चुनाव होगा और 3 दिसंबर को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो पता चलेगा कि किसकी कैसी तैयारी थी और वो कैसी काम आई। तो ये थी सियासी खबरें, चाहे वो हरियाणा की, देश की, प्रदेश की, मध्य प्रदेश की और राजस्थान की। इसके साथ साथ अब आपसे बात करते हैं इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है। इजराइल और हमास के बीच विध्वंसकारी युद्ध के चलते हुए इस युद्ध को 1 सप्ताह से ज़्यादा का समय हो गया है। इतनी तबाही के बाद भी कोई रोकने को तैयार नहीं है और संघर्ष जारी है। इस बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि इजराइल हमले का जो फाइनल रुख अपना सकता है, यानी कि जो युद्ध का जो चल रहा है इजराइल की साइड से, उसके अंदर वो फाइनल फैसला कर सकता है। इजराइल ने गाज़ा में रहने वाले लोगों को वहाँ से जान बचाकर निकलने के लिए 3 घंटे का समय दिया है। इजराइल की सेना IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाज़ा नागरिकों को उत्तरी गाज़ा से दक्षिण की ओर जाने के लिए 3 घंटे का समय दिया है। IDF की तरफ से लोगों को सूचित किया गया है कि IDF सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक इस मार्ग पर कोई ऑपरेशन नहीं करेगी। इस विंडो के दौरान उत्तरी गाज़ा में फंसे लोग दक्षिण की ओर चले जाएं। इजराइल के इस कदम को ग्राउंड अटैक से पहले उठाया गया बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही पूरी दुनिया की निगाहें ये जानने के लिए टिकी हैं कि अब आगे क्या होगा। इससे पहले बता दें कि कथित तौर पर लेबनान से उत्तरी इजराइल में शटूला समुदाय की ओर से दागे गए मोटार और एंटी टैंक मिसाइल से 3 इजरायली नागरिक घायल हो गए थे। हमास के खात्मे का प्रण लेकर इजरायली सेना IDF गाज़ा पट्टी में दाखिल हो चुकी है। इसी के साथ इजरायली सेना के टैंक और बख्तरबंद वाहन लगातार गाज़ा की सीमा में दाखिल हो रहे हैं। इजराइल अब हर हाल में गाज़ा पट्टी को अपने कब्जे में करना चाहता है। इसी मंसूबे के साथ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शनिवार को गाज़ा पट्टी के बाहर IDF सैनिकों से मिलने पहुंचे। इजराइल ने हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस ली है। IDF ने ग्राउंड एक्शन शुरू करते ही गाज़ा के चारों ओर 3.5 लाख से ज़्यादा सैनिकों को इकट्ठा कर लिया है। इन हालातों को देखकर ऐसा माना जा रहा है कि हमास के अंत का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इजराइल की सेना हमास के ठिकानों पर कहर बरपा रही है। गाज़ा पट्टी पर हालात बदतर हो चुके हैं तो वहीं लेबनान सीमा पर भी तनाव लगातार बढ़ रहा है। इजराइल की सेना हमले तेज करने के साथ साथ ज़मीन के रास्ते बने आतंकियों के ठिकानों को तबाह करने में लगी हुई है। मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध का अंत जल्दी ही सामने आ जाएगा। फिलहाल इजराइल हमास पर भारी पड़ता नज़र आ रहा है, ये जो दिख रहा है। तो मुख्य बात यह है कि लगता है कि ये युद्ध अब जल्दी समाप्त हो जाएगा और युद्ध का समाप्त जल्दी होना ही सबके हित में है, क्योंकि जब तक युद्ध होता है तब तक तबाही जारी रहती है और तबाही को रोकने के लिए युद्ध रुकना ज़रूरी है। इस युद्ध रुकने की इस अच्छी खबर के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे आपसे कुछ उन मुद्दों और खबरों के साथ जो रखते हैं आपसे सरोकार। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।